नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज स्कोर 360। सो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्ट तरीके डिस्कस करने वाले हैं जिससे बायो में आप 360 स्कोर के नजदीक पहुंच सकते हैं। डजंट मैटर आप 11th में है, 12th में है या फिर आपने ड्रॉप लिया हुआ है। अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हैं तो ये सारे तरीके आपको 360 के नजदीक जाने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आपकी रैंक बूस्ट होगी और आप अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डिस्कस करते हैं कुछ तरीके जिससे कि आप 360 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। मैं हमेशा एक्सट्रीम में ही बात क्यों करती हूँ, क्योंकि बच्चों टारगेट हमेशा एक्सट्रीम में ही बनाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज मेक योर टारगेट लाइक 360। अगर फुल मार्क्स है तो 360 ही आपको स्कोर करना है, क्योंकि जब आप 360 का टारगेट बनाएंगे तब जाकर आप 360 या फिर उसके आसपास 355, 350, 345 के आसपास स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने टारगेट ही लो सेट कर लिया, मतलब अगर आपने टारगेट ही 320 का बनाया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका स्कोर कितनी पीछे चला जाएगा और आपकी रैंक भी उतनी ही पीछे चली जाएगी। सो first and the most important thing to crack any exam or anything in your life is right mindset. Yes, right mindset को मैंने सबसे पहले लिखा है, क्योंकि अगर आपका mindset सही होगा तो ही आप उस चीज को प्रॉपरली सही तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। एंड फर्स्ट थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू बिलीव इन योर सेल्फ। You have to believe in yourself that yes, you can do it. अगर आप नहीं कर सकते तो और कोई भी नहीं कर सकता, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड आपको अपने आप को वर्दी मानना है। You deserve it. You deserve to be there in the best medical college. आप अपने आप को अगर वर्दी नहीं मानेंगे तो कोई भी और नहीं मानने वाला है। So firstly, you have to believe in yourself. You are worthy of it and you can do it. You have to tell yourself every day कि आप कर सकते हैं। अगर मैं नहीं कर सकता या कर सकती ना, तो कोई और भी नहीं कर सकता है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली उस चीज को अप्रोच कर पाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको बताई कि you have to always set high targets, always set high targets. आप कभी भी लो टारगेट अगर करते हैं तो हमेशा याद रखना, आप जितना कम टारगेट करेंगे आपको हमेशा उससे कम ही मिलने वाला है। सो इसलिए अगर आपका टारगेट 360 है तो आप डेफिनेटली 360 नहीं तो एटलीस्ट उसके आसपास तो पहुंच ही जाओगे। 355, 350 तो आप स्कोर कर ही पाओगे। So these are the most important things to keep in your mind, that you have to keep your mindset right. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर आपने मान लिया कि आप मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, और जब आप रेगुलरली डेली बेसिस पर ये बातें अपने आप से बोलने लगोगे ना, तो आप उसी तरह से बिहेव भी करने लगोगे। You become what you tell yourself. सो दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर, अपने खुद के बारे में कभी भी गलत बात नहीं बोलनी है। आसपास दुनिया बोल रही है, बोलने दो। खुद के बारे में खुद को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, ठीक है। सो माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स टू अस इज टाइम मैनेजमेंट। अब आप जानते हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा काम आने वाला है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तब तक भी आपकी ये स्किल बहुत ज्यादा काम आती है। थ्रू आउट प्रिपरेशन आप किस तरह से टाइम स्लॉट्स बना रहे हो, किस तरह से टाइम डिवाइड करके हर एक सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। आप ऐसे टाइम स्लॉट्स बनाइए कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तीनों सब्जेक्ट्स को दें, दैट इज योर बायोलॉजी, देन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। ठीक है, बायो में 360 तो स्कोर करना ही हमें, दैट वी नो, बट अगर दूसरे सब्जेक्ट्स को आपने साइडलाइन कर दिया तो इस स्कोर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दैट इज वाई आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन अपना टाइम मैनेज करके चलना है। और उसके लिए कोई ऐसी, आप किसी का टाइम टेबल आपने देख लिया किसी और का, लेकिन आपकी पर्सनल क्या प्रायोरिटीज है, आपका स्केड्यूल कैसा होता है, आप स्कूल जा रहे हैं अभी या फिर नहीं जा रहे हैं, आपने ड्रॉप लिया हुआ है, तो इस बेसिस पर हर किसी का टाइम टेबल जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ये जो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके लिए जो आप टाइम टेबल बनाते हैं वो देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि 5:30 बजे उठ गए, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर उसके बाद ये किया वो किया, लेकिन वो सिर्फ रखा रह जाता है साइड में, उसको कभी भी
फॉलो नहीं किया जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टाइम टेबल ऐसा ही बनाओ जो कि आपकी खुद की पर्सनल जो स्केड्यूल है उसको मैच करता हो। किसी और का टाइम टेबल देख के आपने छाप लिया अपने टेबल पे, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। सो रिमेंबर, टाइम टेबल आपको इस तरह से बनाना है जो कि आपको खुद को सूट करे। And apart from that, you have to make this timetable not according to the time but according to the target. आपको टारगेट्स बनाने हैं। यू हैव टू मेक टारगेट्स, डेली के टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स आपके पास होने चाहिए जिनको आप फुलफिल करेंगे और उनको टिक करते जाएंगे कि ये देखो अभी मेरा इतना हो गया है कंप्लीट, मतलब मेरा डेली टारगेट आज कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने एक चैप्टर आज बायो में लिखा था, लिविंग वर्ल्ड, वो आपका कंप्लीट हो गया, उस पर टिक लगा दो, दैट आज का टारगेट अचीव हो गया। फिजिक्स में जो भी आपने टॉपिक लिया था, केमिस्ट्री में, दैट मीन्स यू हैव टू मेक टारगेट्स। टारगेट बेस्ड आपको अपना टाइम टेबल बनाना है जिसमें डेली, वीकली और मंथली। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू हियर फॉर टाइम मैनेजमेंट इज यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट। आप क्या कर सकते हो, एक टू डू लिस्ट बनाओ। बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है ये, अगर आपने किया तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा आपकी लाइफ का एक एक मिनट कहाँ जा रहा है। तो टू डू लिस्ट में आप एक दिन पहले ही रात को 10 मिनट बैठ के ये लिख लो कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, आपने पॉइंट कर लिया क्या क्या टारगेट्स है आपके नेक्स्ट डे के, और अगर वो टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो उनके आगे टिक लगाते जाओ, अगर नहीं हुए हैं तो क्रॉस लगा दो। इससे आप इवैल्यूएट भी कर पाएंगे कि आप एक्चुअल में उस जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है, उसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। So this is going to be a very effective way. So throughout preparation तो time management कैसे करना है इस पे अलग से भी I will make a detailed video, लेकिन ये कुछ important points है जो कि आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो। इसके अलावा ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो, यू नो, ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट की जो ट्रिक, जो आप स्किल डेवलप करते हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, वो ही ड्यूरिंग एग्जाम भी आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, आपको पता है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलने वाला है, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, उसमें से आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सॉल्व करना है। और बायो में अगर आपकी ऐसी प्रिपरेशन है कि आप क्वेश्चन देखते ही उसको आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही आती है, तो आपका टाइम बायो में बहुत ज़्यादा बच जाएगा, बायो से बच जाएगा, जिसको कि आप फिजिक्स को सॉल्व करने में लगा सकते हो, केमिस्ट्री में लगा सकते हो। सो ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस स्किल। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आपकी 1 साल की, 2 साल की जो प्रिपरेशन है ना, उस प्रिपरेशन के दौरान ही आप ये स्किल डेवलप करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि इन 3 घंटे में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, और ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करती है। एंड दैट इज व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल जो कि आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही सीखनी है। इस पे डिटेल वीडियो ऑल्सो आई विल गिव। देन आते हैं अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, दैट इज राइट अप्रोच टूवर्ड्स एनसीईआरटी। Now everyone asks different kinds of questions to me कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पोर्शंस डिलीट हो गए। तो सबसे पहली बात तो आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि एनटीए का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि नीट में ये सब कुछ नहीं आने वाला है। सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। तो वो बातें तो अभी भूल ही जाओ, आपको सब कुछ पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी अप्रोच के साथ यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, नाउ एनसीईआरटी की तरफ राइट अप्रोच क्या होती है। एनसीईआरटी क्या सिर्फ रीड कर लेने से आपका नीट में 360 ऑन 360 स्कोर हो जाएगा क्या? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी को पहले क्या करना है, उसकी थरो रीडिंग करनी है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू इट थोरोली। आपको उसकी थोरो रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, समरी, डायग्राम्स, टेबल्स, एवरीथिंग यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज इट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा उसका मल्टीपल टाइम्स। मतलब ये मान के चलो कि जब तक आप नीट की एग्जाम के लिए जा रहे हो तब तक आपका 20 से 25 बार, यस आई एम नॉट ओवर, ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, ये सही है कि आपको 20 से 25 बार तो कम से कम एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए 11th 12th की, तब जाकर आप उसकी लाइन टू लाइन आपको याद रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि नीट के पेपर्स में जो रेगुलरली कंटिन्यूसली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइनर्स ही आ रहे हैं, और इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो।
और जब आप इतनी बार उसका रिवीजन करोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस तरह से उसको पढ़िए कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पेज को हम पढ़ लेते हैं 3 बार 4 बार, वी गो थ्रू इट, लेकिन जब उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने उसको रीड तो बहुत बार कर लिया लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। दैट इज द रीजन व्हाई वी फेल टू सॉल्व एमसीक्यूज करेक्टली। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी हियर, क्योंकि जो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एनसीईआरटी में से जो कि थोड़े सोचने वाले होते हैं। सो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू पे योर अटेंशन टू। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। यू विल हैव टू सॉल्व PYQ। सबसे पहले तो PYQs की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये आपको समझ में आनी चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप बैठ रहे हैं और अगर आपने उसके PYQs नहीं देखे हैं तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जामिनर या जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड है वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम में पूछ रहा है, क्या एक्सपेक्ट आपसे वो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई PYQs आपको जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद आपको उसके PYQs देख लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। अदर देन दैट आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ MCQs प्रैक्टिस करने हैं। आपको अलग अलग तरह के MCQ प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तब तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर सकते हो अच्छी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एमसीक्यूज आपको अलग अलग तरह के स्टेटमेंट बेस्ड, आप देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में आजकल, है ना। फिर उसके अलावा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम्स आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप अलग अलग तरह के जब क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी का पेज मैंने पढ़ा था उससे इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, उससे ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्योंकि आपने सब कर लिया, आपने थरो रीडिंग कर ली, रिवीजन कर लिया, कंसेप्ट भी आपके क्लियर है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये नहीं किया तो आपकी प्रेपरेशन को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंचेगा। सो दैट इज वाई रिमेंबर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट बच्चे पूछते हैं कि ये कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ ले क्या, ये वाला मटेरियल पढ़ ले, अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं डायरेक्टली वो मॉड्यूल पढ़ते हैं तो भी क्या वो इनफ है क्या। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आपके सामने बच्चों सच है तो फिर आप क्यों इधर उधर फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान देते हो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ जिसमें कि डायरेक्ट किस तरह से एनसीईआरटी लाइनर्स पूछे गए हैं। सामने देख लो अपने एग्जांपल, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको क्या क्या मटेरियल पढ़ना है। नीट की एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अब देखो एक ये सेल साइकिल सेल डिवीजन से चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मैच द कॉलम बोला है, एम फेज, G2 क्विसेंट और G1 फेज में क्या होता है आपको उसको मैच करना है, ठीक है। अब आप ये पेज देखिए 163 164 पेजेस पर जो दिया हुआ है उसी से डायरेक्ट निकाल कर ये मैच द कॉलम बनाया हुआ है ना। अब आपने ये समझना है कि डायरेक्टली जब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनडायरेक्टली भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसका भी एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको यहाँ पर। तो जब एनसीईआरटी ही सब कुछ है तो फिर क्यों हमें ज्यादा दिमाग लगाना है, क्यों इधर उधर का इररिलेवेंट मटेरियल हमें पढ़ना है, दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अभी वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी पूरे, उसके पहले रिमेंबर वन थिंग दैट इंस्टेड ऑफ trying to study from 10 different material, always focus on one material। आपको एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ना है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रीड 10 बुक्स। 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ने से बेटर है एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, एंड दैट बुक हैज टू बी योर एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स। सो एक कोट भी किया है मैंने यहाँ पर, ब्रूस ली का कोट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 kicks once, but I fear the man who had practiced one kick 10,000 times। That simply means कि आपके सामने जब बुक आपको पता है एनसीईआरटी तो आप सिर्फ इसी पे फोकस करो ना, इसी को ऐसा कर लो कि कहीं से कुछ भी किसी भी लाइन से कोई कुछ पूछ ले आप उसको आंसर कर पाओ। सो दैट हैज टू बी योर अप्रोच टूवर्ड्स एनसीईआरटी। और एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाली हूँ
दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके सामने एग्जाम में आ जाएंगे और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ी हुई है तो क्या आप नहीं आंसर कर पाएंगे क्या इन्हें? मुझे खुद बताओ। ईविल क्वार्टेट के बारे में पूछा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। अब आप देखो, सीधी सीधी लाइन, habitat loss and fragmentation, this is the most important cause driving animals and plants to extinction। सीधी की सीधी लाइन पूछी है कि नहीं? अब अगर सीधी की सीधी लाइन आपसे पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं, तो फिर आपको क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है अपना इधर उधर? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इसका आंसर होगा और इस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर आते हैं, वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन टिश्यू कल्चर experiments leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus, this phenomena may be called as, क्या बोलते हैं इसको? डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, सेनिसेंस बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में डी डिफरेंशिएशन की आप यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेशन दी हुई है, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन under certain conditions and this phenomena is termed as de-differentiation। अब आपके सामने देखो, ये डेफिनेशन तो लिखी हुई है डी डिफरेंशिएशन की। मतलब क्या होता है डी डिफरेंशिएशन का? मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब कोई सेल मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बन चुका है, अगर जैसे कि पैरेनकाइमा सेल, पैरेनकाइमा क्या होता है? परमानेंट सेल होता है। अब उसमें कैपेसिटी टू डिवाइड तो रह नहीं गई है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब when the cells mature and they take up some specific functions and become permanent cells and lose their capacity to divide, this is what we call as differentiation। इसको हम कहते हैं differentiation। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उस differentiated सेल की डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो वापस उसको मिल जाए, उसकी शक्तियां लौट आए उस तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। वी विल कॉल इट एज डी डिफरेंशिएशन। उसकी डेफिनेशन दी हुई है। और आपसे पूछा है कि इस टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट में कोई लीफ मेसोफिल सेल है, उसको हमने कल्चर मीडियम में रखा कैलस बनाने के लिए। कैलस क्या करता है? डिवाइड कर सकता है। ओके, कैलस हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड। मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कि कोई परमानेंट सेल है, उस परमानेंट सेल को फिर से डिवाइड करने की अगर उसमें कैपेसिटी आ रही है टिश्यू कल्चर के अंदर, तो ये कौन सी प्रोसेस है? दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डी डिफरेंशिएशन है। और इसके लिए आप देखिए तो लास्ट में जो एनसीईआरटी कई बार बीच बीच में क्वेश्चंस लगाती है ना, क्वेश्चन मार्क्स लगा देती है, उन क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, लास्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड यू कॉल द पैरेनकाइमा सेल्स दैट आर actually dividing under controlled laboratory conditions ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, अगर इसमें क्लियर नहीं है तो आप जाके देख लो 245 पेज पर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया है। तो आपको ये भी समझना है कि जो भी क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान से देखने हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली पूछ लेता है एनसीईआरटी, फिर एक और डायरेक्ट। देखो अब आप एक दो पेजेस से ही ऐसा मैच द कॉलम पूरा बना दिया है, और आपको सिंपली इसमें आप देख सकते हो कि सारे क्विसेंट फेज लिखा हुआ है। क्विसेंट स्टेज जो होती है इनएक्टिव फेज होती है, देखो डायरेक्टली लिखा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जीवन में क्या होता है वो भी यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है। जीवन जो है वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ ये होता है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट इज गिवन। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है, एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑन दीज पेजेस। तो मतलब ये है बताने का कि जब एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। अब देखो बच्चों, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली उसको भूलने वाले हो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा 3 महीने तक उसको हाथ नहीं लगाया, अगर डेफिनेटली आप उसको भूल जाओगे। सो दैट इज व्हाई रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और इसीलिए वी आर सेइंग कि आप रिवीजन जब तक आपके एग्जाम आए तब तक आपको 20-25 बार तो थरो रिवीजन होना चाहिए एनसीईआरटी का। एंड अदर देन दैट यू हैव टू डू डेली रिवीजन। आपको ऐसी हैबिट डालनी है कि आप डेली रिवीजन कर पाए। ठीक है,
डेली रिवीजन के आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं कि रेगुलर रिवीजन, आज मैं इस चैप्टर का इतना पोर्शन या फिर पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हम। रात को सोने से पहले आपको यह हैबिट होनी चाहिए कि एटलीस्ट 10 से 20 मिनट, सिर्फ 10 से 20 मिनट आप अपनी एनसीईआरटी के पेजेस पलट के उसको सिर्फ देखते रहे। सो डेली रिवीजन में आपको 10 to 20 मिनट्स ऐसे निकालने हैं दिन के, कभी भी वो हो सकते हैं, आप फ्री बैठे हैं या फिर आप सोने के पहले बैठे हुए, आप कुछ नया पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप पेजेस पलटते रहो एनसीईआरटी के। वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को छाप देगा, एकदम सारे पेजेस आपके दिमाग में, डायग्राम्स, टेबल्स, एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड इन योर माइंड। सो रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना है, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे टारगेट्स भी बना लीजिए कि वीकली हम इतने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, वीकली रिवीजन में इन चैप्टर्स का करने वाले हैं हम, ओके। वीकली रिवीजन एंड देन मंथली रिवीजन आप करते रहिए। जब आप इस तरह से चलेंगे ना, प्रॉपर एक आपके सामने जब प्लानर होगा, आप खुद का एक प्लानर बनाओ, प्लानर के ऊपर यू हैव टू राइट ऑल द टारगेट्स कि ये टारगेट मुझे इस तारीख तक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मुझे इतना इतना रिवीजन वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आई हैव टू डू इट। तो आपको समझ में आता जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, अदरवाइज इट विल बी अ ब्लाइंड गेम। अगर आप नहीं लिख रहे हो, लिखने का इंपॉर्टेंस समझो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक प्लानर बना रखा है, उसमें आपके टारगेट लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपकी रिवीजन लिस्ट बनी हुई है, आप उस पर टिक लगा रहे हैं, क्रॉस भी लगा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना एक्चुअल में आप कर पा रहे हो, कितना ज्यादा आप उसमें से अचीव कर पा रहे हो। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ओके। सो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। देन प्रैक्टिस, मैं आपको बता ही चुकी हूँ एनसीईआरटी की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिससे कि एनसीईआरटी की क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाए, पूरी तरह से ग्रिप बन जाए और कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। उसके अलावा एक और बात यहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस जब आप करेंगे एमसीक्यूज की, ठीक है, और जब आप रिवीजन करने बैठोगे, तो रिवीजन क्या हमेशा आप एनसीईआरटी की बुक उठा के एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो तो आप कर ही सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। आपको हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स, क्या इंपॉर्टेंस होती है हैंड रिटन नोट्स की? अब एनसीईआरटी में तो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कई पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही जंबल्ड लैंग्वेज में ऊपर नीचे कोई भी प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं हैंड रिटन नोट्स। जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, और इस तरह से माइंड मैप्स में किसी चीज को आपने कन्वर्ट कर लिया, या फिर इस तरह से फ्लो चार्ट बना लिया है आपने, तो एक पूरा जो पैराग्राफ होता है जिसमें बहुत जंबल्ड लैंग्वेज में बातें लिखी थी, जिसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लग जाता, उसी पैराग्राफ को अगर आपने एक फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से, तो वो आपका टाइम सेवर होगा। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं हमेशा आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करते हैं, दीज आर एक्चुअली योर टाइम सेवर। तो आपको हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड रिटन नोट्स, दे आर गोइंग टू बी योर टाइम सेवर। सो दैट्स व्हाई दीज आर सर्टेन पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। अगर आप 360 के आसपास स्कोर करना चाहते हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है, आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ चलना है। एनसीईआरटी के लिए आपकी करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस, रिवीजन आपको करना है। आप देखो, आपका सपना है ना किसी अच्छे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का, सो आपको ही उसके लिए उतना एफर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। तो आपको डेफिनेटली अपने आप को पुश तो करना ही पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि जो भी बच्चा ये ठान ले वो कर सकता है। नीट की एग्जाम कोई बहुत ज्यादा ऐसी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, उसका सिलेबस फिक्स्ड है, उसके क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं ये भी आपको पता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको कर सकते हैं, और यही आपको अपने आप को डेली बोलना है। Alright, so now how am I going to help you achieve score 360? That also I will be telling you. तो मेरे चैनल पर रेगुलरली आपको जून से लेकर नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीशन मिल जाएगा, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ऐसी सीरीज चलाने वाली हूँ मैं 11th और 12th के चैप्टर्स के लिए, जिसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम कवर करेंगे। ऐसे लेक्चर्स होंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपीज भी आपको मिल जाएंगी चैनल पर, और डिटेल्स यू विल बी गेटिंग। सो ऐसी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे जिसमें कि पीवाईक्यूज, डिफरेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेंगे, डीपीपीज लेक्चर्स के बाद यू विल बी गेटिंग, एंड पूरी लाइन टू लाइन हम निचोड़ देंगे एनसीईआरटी को, मतलब कोई कुछ भी पूछ ले वी विल बी एबल टू आंसर इट। आफ्टर दैट, एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, देन आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग लाइव सेशंस पे
के अंदर भी हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, जब तक आपकी नीट की एग्जाम नहीं हो जाती। टिल देन आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड, और हर वो चीज़ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फॉर यू टू रीच नियर योर ड्रीम, दैट इज स्कोर 360 जो है उसके पास तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कोरिंग 360 इन बायोलॉजी, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी रैंक को आगे ले जाएगा। सो अगर आपका भी यही टारगेट है तो शुरू हो जाओ, आज ही से शुरू हो जाओ, सोचने की कोई बात ही नहीं है इसमें, और पूरी अपनी जान लगाकर मेहनत करके यू हैव टू अचीव वॉट यू हैव मेड योर टारगेट इन योर माइंड। जो भी टारगेट आपने अपने दिमाग में बनाया है उसको अचीव करना ही है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है इस पूरी जर्नी में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है।